नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सीधा आपको लेकर चलते हैं डोईवाला, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, सहभागिता की भी अत्यधिक आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता के या हम सब के बिना प्रयासों के जो ये अभियान सारा चला रहा है, उत्तराखंड सरकार चला रही है, भारत सरकार के अनेक अनेक विभाग इसको चला रहे हैं, अनेक अनेक हमारे संस्थान चला रहे हैं, अनेक प्रकार के आज अनुसंधान हो रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, जब तक जन सहभागिता इसमें पूरी तरह से नहीं होगी तब तक ये अभियान अधूरा रहेगा। इस हेतु ये कार्यक्रम आज जो यहां पर किया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अपने आप में अकूत जो जल संपदा है उसको अपने आप में सजोए हुए है। हमारे यहां पर पहले से ही प्राकृतिक जल स्रोत, सदा नीरा नदी तंत्र, गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ये अमूल्य धरोहर अपने आप में समेटे हुए हैं। पुराने समय से ही कहा जाता था कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी यहां के काम नहीं आई। कुछ एक अपवादों को अगर छोड़ दिया जाए तो यह बात सत्य भी है। इसे हमको बदलना होगा और इसमें बदलाव लाना होगा। और हम सबको आज जब हम इस जल संचय और जल संरक्षण के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं तो हमको संकल्प लेना होगा कि हम अब ये बदल कर रहेंगे कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी यहीं के काम आएगा, राज्य के ही काम आएगा, राज्य के लिए ही काम करेगा। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आज प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर है वो सिकुड़ रहे हैं, नदी, गाड़, गधेरे, नौले, धारे, ऐसे अनेक स्रोत जिसमें लगातार पानी कम होता जा रहा है। आप सब में से भी आप लोग देखते होंगे, आप ऋषिकेश से ऊपर पहले जाते होंगे या आप विकासनगर से डामटा होते हुए, पुरोला होते हुए आप उत्तरकाशी की तरफ पहुंचते होंगे तो रास्ते में अनेक जगह पर आपको धारे दिखते थे, जगह जगह पानी आता था। यहीं अगर देहरादून हरिद्वार के बीच में भी अगर सालों साल पहले चले जाए तो अनेक जगह पर पानी निकलता हुआ दिखाई देता था। पहाड़ों की बात तो अलग ही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कितनी कम हो गई। यह प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, यह प्रश्न मंच पर बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, यह प्रश्न हम सब का है कि आखिर किस प्रकार स्थिति में परिवर्तन हुआ है। सदियों से हमारी प्यास बुझाने वाले जो प्राकृतिक जल स्रोत है अब धीरे धीरे वो खुद प्यासे हो रहे हैं। आज हम जहां यहां जल संचय और जल संरक्षण का इतना शानदार कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है, मुझे बताया गया कि लगभग 6000 किसानों को, माननीय विधायक जी बता रहे थे, लगभग 6000 किसानों को आज के इस जिस कार्यक्रम में हम सब सहभागी हो रहे हैं, इस प्रकार के कार्यक्रम से, इस प्रकार के जल संचय से उनको सीधे सीधे लाभ हो रहा है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर अनेक अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर आज भी हमारे जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। हम सबको उसके लिए चिंता करनी होगी। भाइयों बहनों, 3 पीढ़ी पहले के लोग इन जो हमारे नौले थे, धारे थे, हमारे स्रोत थे, गाड़ और गधेरे थे, इनको ग्राम देवता के रूप में पूजते थे, इनकी पूजा करते थे। तो सिंचाई योजना का लोकार्पण किया और साथ ही साथ जल संरक्षण की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका भी जिक्र करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी की है और इस दौरान उन्हें 7 बाघों के साथ हाथियों का भी दीदार हुआ। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए रोमांचकारी जंगल सफारी डेस्टिनेशन के रूप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवन की अद्भुत दुनिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए और हमारे सब परिवार के लिए। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल शाम का सनसेट का समय और आज सनराइज का समय एक वरदान की तरह था। 1 नहीं, 2 नहीं, 7 टाइगर्स दिखे जिस जगह के अंदर में 260
260 टाइगर हों और आप आत्मा के स्तर पर उनको ढूंढ रहे हो, उनसे मिलन करना चाहते हो, ऐसा सौभाग्य सिर्फ CTR कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही मिल सकता है। तो वहीं अल्मोड़ा के बिनसर के जंगल में आग बुझाने गए 4 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में वन विभाग का वाहन भी जल गया। गंभीर रूप से झुलसे घायलों को बेस अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि एक 80% तक जल चुका है, जबकि अन्य 45% तक झुलसे हैं। बिनसर के जंगल में मारे गए लोगों में वन विभाग के फायर वॉचर, PRD के जवान शामिल हैं। तो वहीं 4 वन्य कर्मियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने मृतकों के स्वजन को 10-10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। अभी पता चला था जैसलमेर के माध्यम से कि वहाँ आग लग गई है और वहाँ से अभी 4 लोग आए हैं यहाँ पे, जिनमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है, करीब 80+ % बर्न है। बाकी 3 लोग हैं वो 40 से 50% तक बर्न है और इनका प्राथमिक उपचार के बाद अभी कोशिश की जा रही है कि इनको एक बेटर सेंटर पे, जहाँ बर्न यूनिट हो, बर्न का प्रॉपर इलाज होता हो, वहाँ पर इनको सूचीबद्ध किया जाए। 3-3:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि बिनसर कक्ष संख्या 8 में नीचे किसी ने गड्ढे में आग डाल दी है। और जैसे ही हमें आग की सूचना मिली तो तुरंत हमारी जो टीम थी रूटीन में वो तैयार रहती थी और वो जैसे उसको पता लगी तो वो घटनास्थल की ओर गई। तो बिनसर गेट से 5-6 किलोमीटर ऊपर जाके बुरुसकुटिया नामक एक जगह है, वहाँ से स्टाफ रोड से शायद संभवतः जो हमको देख के अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो उनमें से था वो बोलने की हालत में नहीं है, तो वहाँ से ये नीचे को देख करके एनालिसिस कर रहे थे कि आग कहाँ से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अचानक से तेज हवा का झोंका आया और तो आग ने बिल्कुल एकदम से चारों ओर से घेर लिया और ये लोग वहीं पे आग में जंगल की आग में झुलस गए। कितने प्रदेश में अब तक कुल 1220 से भी ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुमाऊं मंडल में 591, गढ़वाल मंडल में 523 और वन्य जीव क्षेत्र में 106 घटनाएं दर्ज की गई। इन सब में 10 लोगों की मौत भी हुई है और कई घायल हैं। फिलहाल अब तक 1657 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा आग से प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के जंगलों में जो आग का तांडव है, न सिर्फ उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है बल्कि उससे होने वाली जो हानि है वो भी लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। इसमें जनहानि बहुत ज्यादा हो रही है और जिस तरह से आपने देखा कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और बड़े एरिया में जो आग का तांडव है जंगलों में वो लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से जो चिंता का एक सबसे बड़ा कारण है वो भी लोगों के सामने बना हुआ है। मरने वालों में आपको यह भी बता दें कि कई कर्मचारी वन विभाग के भी थे, जिसके बाद से ही तमाम पीड़ित परिवारों में भी चीख पुकार मची है, मातम पसरा हुआ है। दूसरी तरफ जो ये आगजनी की घटनाएं हैं जो जंगलों में लगी हुई हैं, ये भी लगातार बढ़ रही हैं। इन पर काबू पाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। इस वजह से भी लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं पेश आई हैं इस सीजन में, 10 लोगों की जिसमें मौत हुई है और कई लोग घायल भी हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी और चिंता का विषय कहीं ना कहीं यह बना हुआ है, जिस तरह से वन अग्नि के मामले लगातार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि बीते रोज जो घटनाएं पेश आई हैं उसमें जो मरने वाले लोग हैं उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि अब इसको लेकर लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और लोगों में एक तरह से सवाल पूछे भी जा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों जब आगजनी की घटना बिनसर के जंगलों में लगी तो उसको बुझाने के लिए लोग पहुंचे, जिसमें वन विभाग के लोग शामिल थे, साथ ही साथ अन्य महकमे के लोग भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान 8 लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद बुरी तरह से झुलस गए। 8 वनकर्मी झुलसे, जिसमें 4 की मौत हो गई। मरने वाले फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी थे। संजय प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, जिस तरह से
उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में वनाग्नि के जो मामले सामने आ रहे हैं वो अब और भी ज्यादा विकराल रूप लेते नजर आ रहे हैं। और हालिया दिनों में जिस तरह से घटनाएं सामने आई जिसमें जनहानि बहुत ज्यादा हुई है, उसके बाद लोगों में एक तरफ मायूसी भी है, पीड़ित परिवारों में भी मौत का मातम पसरा हुआ है, दूसरी तरफ इनको बुझाने का लगातार जो काम है वो भी जारी है। फिलहाल वर्तमान की स्थिति क्या है, किस तरह से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है? जी, फिलहाल वनाग्नि की अगर बात की जाए तो पिछले 1 महीने से उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं और जिम्मेदार जो अधिकारी गण हैं वो गहरी नींद अभी तक सोए हुए हैं, क्योंकि बार बार जगाने के बावजूद, वन विभाग को बार बार चेतावनी देने के बावजूद वन विभाग फिर भी कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। और जिसकी परिणति कल देखने को मिली कि बिनसर के जंगल में आग लगी और 8 लोग झुलस गए, जिसमें 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और 4 लोग अभी तक गंभीर हालत में हैं। मैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में हूं, जहां उन 4 घायलों को लाया गया और जिनमें से अभी 4 को एयरलिफ्ट किया जाना है। एक को अभी एयरलिफ्ट करने के लिए भेज दिया गया है, अभी कुछ देर पहले पन्नगर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है और बाकी जो 3 हैं उनको अभी को थोड़ी ही देर में एयरलिफ्ट करके दिल्ली रेफर किया जाना है। और साथ ही साथ अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारीगण हैं, जो जिलाधिकारी फिलहाल यहाँ नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह खुद मौजूद है, अंदर मरीजों का हाल जानने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं। और साथ ही साथ जो सुरक्षा के उपाय किए जा सकते थे वो तमाम उपाय यहाँ किए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इन सबके बीच वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि वन विभाग का जो ये हादसा हुआ है, जो ये बड़ी घटना है, जंगलों में आग लगने की घटना है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि वन विभाग अभी भी कितना लापरवाह बना हुआ है। अपने जो फायर से लड़ने के लिए फायर फाइटर्स हैं उनकी सुरक्षा के कहीं कोई इंतजाम नहीं है, न ही उनके पास जंगलों की आग बुझाने के लिए संसाधन मौजूद हैं और ना ही उनके पास उस तरीके के इक्विपमेंट हैं, ना कपड़े हैं, ना कोई और चीजें उनके पास मौजूद हैं। और केवल खाली हाथ और एक डंडे के सहारे इतनी बड़ी भीषण आग बुझा पाना शायद अपने आप में ये मजाक ही समझा जाएगा। जी संजय, जब से घटना कल से सामने आई है उसके बाद से जो पीड़ित परिवार हैं उनकी तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं, कुछ वीडियोस भी अस्पताल के बाहर के सामने आए हैं जिसमें जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इन घटनाओं के बाद सरकार क्या कुछ अब कदम उठाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार जो है वो बहुत गुस्से में है और खासकर वन विभाग को लेकर काफी नाराजगी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि नाराजगी इस कदर है कि लोग वन विभाग के अधिकारियों से लड़ने को तक तैयार हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के इंतजाम ना किया जाना अपने आप में एक बड़ी खामी है। संजय, अगर बात करें पूरे अल्मोड़ा जिले की, जी संजय अपनी बात भी पूरी करें, और अल्मोड़ा में जो स्थिति है उसमें कितने लोगों की अभी तक जनहानि हुई है? चूंकि 4 ये घटनाएं और इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने लगातार आ ही रहे हैं। जी, इससे पहले भी काफी घटनाएं सामने आ चुकी हैं वनाग्नि की और तमाम बार बार वन विभाग को चेतावनी दी गई है, चेताया गया है कि इस तरीके की घटना ना हो, आप सुरक्षा बरतें, आप सुरक्षा के उपाय करें और कम वन में लगने वाली आग पर नियंत्रण जल्द से जल्द नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल लापरवाही ये देखने को मिली है, बिल्कुल लापरवाही, क्योंकि सड़क पे खड़ा एक वाहन जल जाता है वन विभाग का, उसमें 4 कर्मचारी 8 लोग उसमें जल जाते हैं, ग्रामीणों समेत फायर वाचर हैं, सीआरडी के जवान हैं, वो उसमें जल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि सड़क पे खड़ा वाहन जलना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। जी संजय, इन घटनाओं के बीच एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें वीडियो वायरल हुआ और पीड़ित परिवार ये कहता नजर आया कि प्रशासन द्वारा 1000 रुपए दिए गए हैं। इसको लेकर भी बहुत ज्यादा नाराजगी कहीं ना कहीं मालूम हुई थी। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पाई है जो, और इस तरह से जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कहना है, आपने जब उन लोगों से बात की? जी, अभी तक पीड़ित परिवार से बहरहाल कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि कोई भी परिजन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है और खासकर मुआवजे की अभी तक ऐसी कोई बात निकल के सामने नहीं आई है, हमारे सामने बहरहाल नहीं आई है। लेकिन अभी तक जो पीड़ित परिजन हैं वो कहीं ना कहीं अभी बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज हैं। अभी आप देख सकते हो तस्वीरों में कि जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह जी जो हैं वो अभी मरीजों का हाल जान के वापस लौट रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी, और ये तमाम जो तीमारदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो नीचे अस्पताल में, क्योंकि यहाँ आने की, ये जो बर्न वार्ड है, यहाँ आने की परमिशन किसी को नहीं दी जाती है, क्योंकि एक इंफेक्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा जले हुए मरीज यहाँ
भर्ती किए जाते हैं। तो यहाँ आने की बहरहाल परमिशन नहीं है, लेकिन जो परिजन नीचे हैं काफी गुस्से में हैं और बहुत शोक में हैं, सदमे में हैं, क्योंकि परिजनों के साथ इस तरीके की घटना होना अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जी बिल्कुल संजय, अब देखना यह होगा कि इन घटनाओं से सबक प्रशासन किस तरह से लेता है, और जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, अगर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनको बुझाने के लिए जब वन विभाग के कर्मचारी फायर वॉचर जा रहे हैं तो उनके पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस मामले को लेकर एक अपडेट ये भी दे दें कि मुख्यमंत्री ने इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है और जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से पूर्व मंत्री करतार भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतदान होगा। बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। टिहरी के विधायक विक्रम सिंह नेगी को मुख्य पर्यवेक्षक, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रदेश महासचिव महेंद्र सिंह नेगी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। जल्द ही पर्यवेक्षक बद्रीनाथ विधानसभा का दौरा कर संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर टिकट के लिए 9 दावेदारों ने आवेदन किया है। तो वहीं मंगलौर सीट से बसपा ने टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पार्टी की ओर से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को ही टिकट देने पर आधिकारिक घोषणा कर दी है। बसपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही अंसारी समर्थक बड़ी संख्या में ढोल नगाड़ों के साथ देर रात पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जश्न मनाया और उबैदुर रहमान अंसारी को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उबैदुर रहमान अंसारी ने कहा कि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के बेहद आभारी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना टाइम कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। ये हमारे से ज्यादा हमारे पिताजी को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमेशा जनता के बीच में रह करके सेवा करी है और हमें भी यही सिखाया है। आज उसी का नतीजा है कि यहाँ पर गुलदस्ता जैसे पहले सजा रहता था, आज भी ऐसे ही सजा हुआ है और सभी लोग मिलजुल कर इस चुनाव को पहले से ज्यादा लड़ाने के लिए पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ इस चुनाव में लड़ेंगे और इस चुनाव को जीत कर ही दम लेंगे इंशाल्लाह। देखिए, तो आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव उत्तराखंड में हो रहा है। 10 तारीख को वोट पड़ेगा, 14 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। इन 2 सीटों को लेकर आपको जानकारी दे दें कि एक सीट कांग्रेस के खाते में थी पिछले विधानसभा चुनावों में, दूसरी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। यानी इन दोनों ही सीटों को लेकर देखा जाए तो बीजेपी के पास मौका कि वो अपनी टैली को और बढ़ा पाए उत्तराखंड असेंबली में। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरे मामले को लेकर। नवीन, जिस तरह से 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी ने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ मंगलौर सीट से बीएसपी ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड की जो 2 विधानसभा है, मंगलौर की बात की जाए और फिर बद्रीनाथ की बात की जाए, तो वहां के लिए बीजेपी ने अपनी जो तैयारियां हैं उसे पूरे करने का काम किया। प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस दौर में कांग्रेस जरूर पीछे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अभी जो उपचुनाव होने हैं 2 विधानसभाओं में, उसको लेकर जो पर्यवेक्षक है उसकी नियुक्ति कर दी है। टिहरी से जो विक्रम सिंह नेगी है उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही जो पूर्व मंत्री रहे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी, उन्हें भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। और जल्द ही बद्रीनाथ सीट को लेकर जो तस्वीरें हैं कांग्रेस की तरफ से साफ होती भी नजर आएंगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लग रही है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि जो ये दोनों सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगी। लेकिन अभी जो प्रत्याशियों के चयन की बात की जाए तो प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस जरूर पिछड़ी भी नजर आ रही है। साथ ही अगर बात की जाए बसपा की, तो मंगलौर सीट से बसपा को लेकर जो सस्पेंस लगातार चल रहा था बसपा की तरफ से, वह सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी ने अब जो दिवंगत विधायक हैं सरवत करीम अंसारी, उनके बेटे पर दांव खेला। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।
साथ ही अगर बसपा की बात की जाए तो सरबत करीम अंसारी के बेटे खुद चुनाव मैदान में हैं और अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जरूर जो पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं और आने वाले 1-2 दिनों में ही इसका निर्धारण भी हो जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी होगा। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीएसपी ने मंगलौर सीट पर अपने जो दिवंगत विधायक हैं उनके बेटे को ही बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जहां राजेंद्र भंडारी जो कांग्रेस से बीजेपी में आए उन्हें दोबारा से मौका मिला है और मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तैयारी कर रही है, उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं सीटों को लेकर और पैनल तैयार किया जाए, उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।